नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनीता गहलोत, सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, एमए उत्तरार्ध चतुर्थ प्रश्न पत्र विशिष्ट साहित्यकार प्रेमचंद की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, अपने पूर्व के व्याख्यान में हमने प्रेमचंद जी के निबंध संग्रह कुछ विचार के प्रथम निबंध साहित्य के उद्देश्य में व्यक्त उनके विचारों को जाना था। इसी क्रम में आज हम उनके एक अन्य निबंध कहानी कला भाग 1 में प्रेमचंद जी के विचारों के बारे में जानेंगे। कहानी कला नाम से उनके 3 निबंध भाग 1, भाग 2 और भाग 3 निबंध है। आज हम भाग 1 में व्यक्त प्रेमचंद जी के विचारों को जानेंगे। तो आइए देखते हैं। कहानी कला भाग 1 निबंध में प्रेमचंद जी ने यह बताया है कि गल्प, आख्यायिका या छोटी कहानी यह लिखने की प्रथा जो है वह प्राचीन काल से ही चली आ रही है और हमारे सभी धर्म ग्रंथों, महाभारत, उपनिषद, बुद्ध जातक, बाइबल आदि सभी सद्ग्रंथों में जनता को शिक्षा देने का एकमात्र उपयुक्त साधन यही माना गया है और इसमें प्राचीन ऋषियों ने दृष्टांतों के द्वारा इन कहानियों में आध्यात्मिक और नैतिक तत्वों का भी निरूपण किया है, क्योंकि उनका अभिप्राय केवल मनोरंजन करना मात्र ही नहीं था। और यही कारण है कि हमारे इन सद्ग्रंथों और बाइबल को देखकर लगता है कि प्राचीन ऋषियों ने जो कुछ किया है वह आज के साहित्यकार की या हमारी शक्ति से बाहर है। परंतु आजकल आख्यायिका का अर्थ बहुत व्यापक हो गया है। इसके अंतर्गत अब केवल नीति ग्रंथ या उपदेशात्मक ही नहीं बल्कि प्रेम की कहानियाँ, जासूसी किस्से, भ्रमण वृत्तांत, अद्भुत घटनाएं, विज्ञान की बातें, यहाँ तक कि मित्रों की गपशप को भी शामिल कर दिया जाता है। एक अंग्रेजी समालोचक ने तो यहाँ तक कहा है कि कोई भी रचना जो 15 मिनटों में पढ़ी जा सके वह गल्प या आख्यायिका कही जा सकती है। और तो और इन आख्यायिकाओं में यथार्थ का उपदेश जो है वो बिल्कुल अनिश्चित सा ही है। अगर गलती से भी कोई उपदेश उसमें आ जाए तो उसे उसका दोष समझा जाता है और वह कहानी सबसे खराब या बुरी समझी जाती है जिसमें किसी प्रकार के उपदेश की छाया तक पड़ जाए। अब हम देखते हैं कि आख्यायिकाओं या गल्प के द्वारा नैतिक उपदेश देने की जो परंपरा हमारे धर्म ग्रंथों में मिलती है वह साहित्य ग्रंथों में भी प्रचलित हो गई थी। इसका एक उदाहरण है कथा सरित सागर और इसके पश्चात भी बहुत सारी आख्यायिकाओं को एक श्रृंखला में बांधने की परंपरा चल पड़ी, जिसमें बैताल पच्चीसी की पुस्तकें इसी श्रेणी में आती हैं और इनमें न मालूम कितनी नैतिक और धार्मिक समस्याओं को हल किया गया है। इसी प्रकार अरबी में एक सहस्र रजनी चैत्र एक ऐसा संग्रह है जिसमें किसी प्रकार का उपदेश देने की चेष्टा तो नहीं की गई, परंतु हाँ उसमें सभी रसों का समावेश है और ख़ासकर अद्भुत रस का इसमें अधिक समावेश है। और जहाँ अद्भुत रस की प्रधानता हो वहाँ उपदेश की गुंजाइश नहीं रहती। यही कारण है कि यूनान के हकीमों ने इसके लिए एक नया ढंग निकाला और वह था कि पशु पक्षियों की कहानियों के द्वारा उन्होंने उपदेश देने का आविष्कार किया। आगे प्रेमचंद जी कहते हैं कि मध्यकाल का जो समय था वह काव्य और नाटक का समय था। उस समय आख्यायिकाओं या लघु कहानियों की ओर साहित्यकारों का ध्यान बहुत कम गया। उस समय ऐसा था या तो भक्ति काव्य की प्रधानता थी या फिर राजाओं का कीर्तिगान किया जाता था। हाँ, एक शेख सादी ने फ़ारसी में
गुलिस्ता बोस्ता की रचना करके आख्यायिकाओं की एक सीमा रखी। 19वीं शताब्दी में फिर आख्यायिकाओं की ओर साहित्यकारों की प्रवृत्ति हुई और तभी से इसका साहित्य में विशेष महत्व हो गया है। यूरोप की सभी भाषाओं में इनका प्रचार है, परंतु फ्रांस और रूस के साहित्य में जितनी उच्च कोटि की गल्प या आख्यायिकाएँ लिखी गई है वह अन्यत्र नहीं मिलती। फ्रांसीसी कहानियों में सरसता की मात्रा बहुत अधिक है और इन्होंने अपने हाथ से आदर्श को नहीं जाने दिया और कोई न कोई आध्यात्मिक या सामाजिक गुत्थी भी सुलझाई है। रूस में सबसे उत्तम कहानियाँ जो है टॉल्स्टॉय की मानी जाती है। कई तो ऐसी है जो प्राचीन काल के दृष्टांतों की कोटि की ही है। यूरोप में भी इन आख्यायिकाओं का बहुत प्रचार रहा, परंतु उसमें रूप के विलासप्रिय समाज के जीवन चरित्रों के अतिरिक्त और कोई विशेषता नहीं रही। भारत में बंकिम चंद्र और रविंद्रनाथ ने ऐसी कहानियाँ लिखी है और उनमें से बहुत सी कहानियाँ उच्च कोटि की है। अब आगे प्रेमचंद जी ने यह विचार व्यक्त किया है कि क्या आख्यायिका, लघु कहानी या उपन्यास में कोई अंतर है। इसका उत्तर देते उन्होंने स्वयं कहा है कि हाँ, इनमें अंतर है और एक बहुत बड़ा अंतर है। कारण कि उपन्यास घटनाओं, पात्रों और चरित्रों का समूह होता है, जबकि आख्यायिका या गल्प केवल एक घटना होती है। अन्य सभी बातें उस एक घटना के अंतर्गत ही आती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो हम उसकी तुलना ड्रामा या नाटक से कर सकते हैं। दूसरा अंतर यह है कि उपन्यास में आप चाहे जितने स्थान दिखा सकते हैं, चाहे जितनी दृश्य दिखा सकते हैं, चाहे जितने चरित्र खींच सकते हैं, परंतु उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि सारी घटनाएं, सारे चरित्र और सारे दृश्य जो है एक केंद्र बिंदु पर आकर मिल जाए। उनमें से कितने ही चीज़ें तो केवल मनोभाव को दिखाने के लिए ही होती है, परंतु आख्यायिका में इसकी गुंजाइश बहुत कम होती है, क्योंकि उसके लिए यह आवश्यक है कि सभी घटनाएं या एक केंद्र बिंदु होना चाहिए सभी घटनाओं का। कई विद्वानों ने तो यह तक माना है कि केवल एक ही घटना और चरित्र का उल्लेख आख्यायिका में होना चाहिए, परंतु उपन्यास इससे बिल्कुल अलग है। आकार में तो वृहद है ही, साथ ही उपन्यास में उपन्यासकार की जितनी शक्ति हो, वह जितना जोर दिखाना चाहे वह हर विषय पर, चाहे वह राजनीति हो, चाहे धर्म हो, चाहे महफिल का 10-20 पृष्ठों का वर्णन हो, वो भी कर सकता है, तो उससे भी कोई दोष नहीं आता। परंतु आख्यायिका या कहानी में हम महफिल के सामने से चले जाते हैं, बहुत उत्सुक होने पर मात्र उस पर निगाह डाल सकते हैं, ज़्यादा कुछ उसका वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि आख्यायिका कहानी में एक शब्द, एक वाक्य भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कहानी या गल्प के उद्देश्य को स्पष्ट नहीं करता हो। इसके अतिरिक्त एक और अंतर उन्होंने बताया कि कहानी की जो भाषा है वो बहुत ही सरल और सुबोध होनी चाहिए, क्योंकि उपन्यास तो वे लोग पढ़ते हैं जिनके पास बहुत रुपया है और जिनके पास बहुत समय है। जिसके पास समय है उसके पास धन भी है, लेकिन आख्यायिका जो है वो सामान्य जनता के लिए लिखी जाती है, जिसके पास न धन है और न समय। इसलिए कम समय में और सरल और सुंदर भाषा में लिखी जानी चाहिए। यहाँ तो सरलता में ही सरसता है और यही कहानी है। आगे एक उदाहरण द्वारा उसकी तुलना की है कि कहानी ध्रुपद की वह तान की भांति है, जिसमें गायक जैसे ही महफिल शुरू करते हैं अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित कर देता है, और जितना कि रात भर कोई गाना सुनने से भी नहीं होता। अब आगे इसी निबंध में प्रेमचंद जी ने कहानी आरंभ करने की विधियों या प्रणालियों की चर्चा करते हुए कहा है कि सामान्यतः जब हम किसी अजनबी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसका परिचय जानने को उत्सुक होते हैं, परंतु आजकल
कहानी भिन्न भिन्न रूपों से आरंभ होती है। कहीं तो दो मित्रों की बातचीत से कहानी का आरंभ हो जाता है, तो कहीं कोर्ट रूम का पुलिस का एक दृश्य दिखा देते हैं या किसी एक घटना का पहले उल्लेख कर देते हैं और परिचय पीछे आता है। यह अंग्रेजी आख्यायिकाओं की नकल के कारण ही है। इसके कारण कहानी दुर्बोध और कठिन हो जाती है। यहाँ तक कि यूरोप वालों की देखा देखी पत्रों द्वारा, डायरी या टिप्पणियों द्वारा भी कहानियाँ लिखी जाने लगी है। आगे उन्होंने कहानी पर चर्चा करते हुए कहा है कि यूरोप के और भारत के कहानी संबंधी दृष्टिकोण में क्या अंतर है। यूरोप के समालोचक तो ऐसा मानते हैं कि कहानी मात्र 15 मिनटों में कही जाने वाली एक गपशप कथा है, उसके लिए वो अंत की भी ज़रूरत नहीं समझते। उसका कारण ये है कि वहाँ पर कहानियाँ लोग केवल मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। इसके लिए उन्होंने एक छोटा उदाहरण दिया है कि एक लेडी लंदन के किसी होटल में अपनी वृद्धा माता के साथ जाती है। माता किसी पुरुष के साथ उसका विवाह करना चाहती है, परंतु लड़की ने अपने लिए कोई दूसरा ही वर ढूंढ रखा है। ऐसे में माँ रुष्ट हो जाती है और कहती है कि मैं तुझे अपना नहीं धन वन कुछ नहीं दूंगी। तो कन्या कहती है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, और अंत में माता अपनी लड़की से रूठकर चली जाती है। लड़की निराश दशा में बैठी रहती है। तभी उसका अपना पसंद किया हुआ युवक आता है। दोनों में बातचीत होती है। युवक का प्रेम सच्चा है, वह बिना धन के ही विवाह करने को तैयार हो जाता है। विवाह होता है। कुछ दिनों तक स्त्री पुरुष आनंद पूर्वक रहते हैं। इसके बाद पुरुष धन के अभाव के कारण, जो कि जीवन की सच्चाई है, किसी दूसरी धनवान स्त्री को ढूंढने लग जाता है। किसी दूसरी धनवान स्त्री को ढूंढने लग जाता है और उसकी स्त्री को जब यह बात पता चलती है तो वह घर छोड़कर निकल जाती है और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। क्योंकि यूरोप के समालोचक रियलिस्टिक यानी यथार्थवादी है। उनका मानना है कि संसार में कहीं भी नेकी या अच्छाई का फल मिलता नहीं है, इसलिए बहुधा जो बुराई है उसी का अच्छा परिणाम होता है और भलाई का बुरा होता है। आदर्शवादी कहते हैं कि यथार्थ का रूप दिखाने से क्या फ़ायदा, वह तो हम अपनी आँखों से ही देखते हैं। इसलिए हमें इन कुत्सित यथार्थपूर्ण विचारों से अलग रहना चाहिए, नहीं तो साहित्य का मुख्य उद्देश्य ही गायब हो जाएगा। आदर्शवादी साहित्य को समाज का दर्पण नहीं मानता, बल्कि समाज का दीपक मानता है, जिसका उद्देश्य प्रकाश फैलाना होता है। यही कारण है कि आदर्शवादी साहित्य में यथार्थ के नग्न चित्रण का विरोधी है। देखा जाए तो भारत का प्राचीन साहित्य भी आदर्शवाद का ही समर्थक है। अतः प्रेमचंद जी के विचारों में हमें भी आदर्श की ही मर्यादा का पालन करना चाहिए, परंतु यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि वह केवल कोरा आदर्श ही न हो, उसमें इतना यथार्थ तो होना चाहिए कि वह बिल्कुल सत्य से दूर या अवास्तविक ही न जान पड़े। अतः प्रेमचंद जी ने आदर्शवाद कहानी में आदर्शवाद का समर्थन किया है, परंतु वह यथार्थ से प्रेरित होना चाहिए। धन्यवाद। अपने अगले व्याख्यान में हम प्रेमचंद जी की कहानी कला निबंध भाग 2 को पढ़ेंगे।